यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैसनरी कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि है था हमारा यूनिट 4 में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ SPPU सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। So this comes under building construction and material 1 unit 4. So what are these are my basic outlines. The first one is the load bearing structure, उसके बारे में समझेंगे. Then what are the frame structure. Then हम बात करेंगे brick masonry से relevant होने वाली चीजों के बारे में. There are like right angle junction, special bond. Then after that we are talking about the masonry level with stone. Then after that we are talking about a little bit rammed earth construction technique. Then end with references. So start with our load bearing structure. So हम यहाँ पे 5 टाइप्स के फिगर देख रहे हैं. सो थ्रू फिगर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम जब वॉलों को लोड बेरिंग वॉल में सेलेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो अगर हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है और हम जब ऑल वॉल्स को हम अपना लोड बेरिंग करते हैं देन वी से इट्स अ सेल्युलर वॉल स्ट्रक्चर. अगर हमारी डिजाइनिंग लीनियर है और जो हमारी मेन वॉल्स के थ्रू इनके थ्रू जो हम सॉरी लोड को ट्रांसफर करते हैं देन वी से इट्स अ सिंपल क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर. थ्रू दिस हम इजीली अंडरस्टैंड कि सर डबल क्रॉस वॉल के थ्रू हम अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो जो ये वॉल्स हैं ये हमारी बेसिकली लोड बेरिंग डिजाइन है. और अगर हमारी डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है तो देन वी हैव सेलेक्टेड कि किस वॉल के थ्रू हम लोड ट्रांसफर करेंगे. तो देन उसके अकॉर्डिंग जब हम डिजाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स वॉल स्ट्रक्चर. So this is called the load bearing structure type. Then this is the frame structure. In the frame structure basically we are doing the transfer load through the beam or slab. Firstly it's a slab, then slab through beam and beam through column, and then column through footing we have transferred the loads. This is called the frame structure. So you can see this is the construction time image. So this is the column, this is the beam, the slab placing on the beam. Okay, so here we start the masonry process. So this image is reference from the WB Mackay. So in this image we have explained, हम लोग इन जनरल टर्म में जब कभी भी मैसनरी वॉल होते देखते हैं तो वहां पे हम लोग ने देखा होता है कि कैसे एक जो मैसनर होता है वो ब्रिक्स को कट करके देन प्लेस करता है. तो बेसिकली तो हम वो प्लेसेस वाले ब्रिक का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कट करने के स्टाइल कैसे होती है, तो उन टेक्निक्स के बारे में शीट में देखेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द प्रेस ब्रिक. एंड जो हम लोगों ने जनरली ब्रिक्स के ऊपर जहाँ पे नाम या दे हैव मेंशन समथिंग तो जो कट होता है उसको हम लोग फ्रॉक बोलते हैं. अगर ब्रिक्स को हम लेंथ वाइज इस तरीके से हाफ कट करते हैं देन दिस ब्रिक्स इज कॉल्ड हाफ बैट. अगर हम 3/4 लेंथ का पीस लेते हैं दैट इज कॉल्ड द 3/4 बैट. देन इन अनदर ब्रिक हम वन साइड से 3/4 एंड वन साइड से 1/2 लेंथ वाइज कट करते हैं देन इट्स कॉल्ड अ बेवल्ड बैट लार्ज. और जो उसका बचा हुआ पीस होता है यानी कि इधर से 1/2 सॉरी इधर से 1/4 एंड इधर से 1/2 जो कि ये है दैट इज कॉल्ड द बेवल बैट स्मॉल. जब हम क्वीन क्लोजर की बात करते हैं सो विड्थ वाइज जब कट करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्वीन क्लोजर. तो दैट इज द कंफ्यूजन हाफ बैट एंड क्वीन क्लोजर. सो जब हम लेंथ वाइज हाफ कट करते हैं दैट इज कॉल्ड द हाफ बैट, जब विड्थ वाइज कट करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्वीन क्लोजर. बेसिक में ब्रिक की साइज आपको बता दूं तो दिस वन इज कॉल्ड द 230, दिस वन इज द 115 mm and this height is the depth we say it's 75. and then another brick is called a queen closer quarter. तो जब हम queen closer half का भी half कर देते हैं लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज बोथ तरफ से हाफ कट कर देते हैं तो जो ये पीस बचता है दैट इज कॉल्ड अ queen closer quarter. then another term is a king closer. तो जब हम लेंथ और विड्थ दोनों साइड से हम हाफ एंड हाफ सेलेक्ट करके ब्रिक को स्प्लिट करते हैं दैट इज कॉल्ड द king closer. Then another term is called the beveled closer. So in the beveled closer हम लोग एक साइड विड्थ के दोनों पैरेलल साइड में एक साइड विड्थ का प्रॉपर लेते हैं देन अनदर विड्थ के साइड हम हाफ जो है वो कट करके देन ब्रिक को स्प्लिट करते हैं दैट इज कॉल्ड द beveled closer. Then another term is called the metered closer. So metered closer की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक पीस लेते हैं slanted piece. तो वो कैसे कट होता है. So basically हम एक तरफ से लेंथ में 3/4 लेते हैं एंड देन द 1/2. तो एक कट ये एंड देन अनदर कट दिस. तो जो ये हमारा इस पीस लाइक अ केक जो बनता है दैट इज कॉल्ड द metered closer हमारा होता है.
देन दीज ऑल द 4 ब्रिक्स आर कास्टिंग, मतलब ये ब्रिक्स हमारे कास्ट किए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द डबल बुलडॉग, जो कि कॉर्नर्स पे हमारे ऐसे राउंडेड होता है। दिस इज कॉल्ड द स्प्ले स्ट्रेचर, स्प्ले हेडर, हेडर वाले पोर्शन को जब हम स्लैंटेड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेचर, जब हम स्ट्रेचर वाले पोर्शन को कर देते हैं। डॉग लेग जब हम किसी सिंगल फैब्रिक को कास्ट करते हैं। दिस ऑल 4 ब्रिक आर यूजिंग इन वेरियस टाइप कंस्ट्रक्शन, लाइक जब हम कभी किसी वॉल को मोड़ते हैं तब इस ब्रिक को यूज करते हैं, या फिर हम कहीं पे वाइंडर या फिर स्टेयरकेस कास्ट करते हैं, या फिर कोबिंग बनाते हैं या ब्रिक जाली, तो देन वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ 4 ब्रिक्स, हम इनको यूज करते हैं फॉर डिजाइन। देन अनदर टर्म जो कि सीट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द टूथिंग। तो जब भी हम ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि पूरी वॉल एक साथ बनाते हैं लेंथ वाइज में। तो हम फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर मींस कि नेक्स्ट डे के कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने के लिए वी जस्ट मेक अ दिस टाइप ऑफ स्टेगर्ड टूथिंग। दिस, ये जो इस टाइप का एक गैप होता है जो कि हम अगले दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टूथिंग। ये एक ब्रिक आगे एक ब्रिक पीछे, जब हम इस तरीके से मैसनरी करते हैं तो जो ये गैप बचता है दैट इज कॉल्ड द टूथिंग। फॉर टूथिंग को समझने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो के लिए, नॉट इस माइन, आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, देन अनदर थिंग कि जब हम मशीनरी को जोड़ते हैं तो दो तरीके से जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द, जब जनरल इन टर्म की बात करें दैट इज द वन इज द इंग्लिश बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज द फ्लेमिश बॉन्ड। मैं जस्ट आई विल गो थ्रू कि व्हाट इज द इंग्लिश एंड व्हाट इज द फ्लेमिश। सो अगर जब हम इंग्लिश बॉन्ड, जब भी कोई ब्रिक बॉन्डिंग होती है तो देयर इज इन द कोर्स। सो कोर्स, कोर्स मींस, कोर्स से मीनिंग है कि एक लेयर फर्स्ट, देन द सेकंड लेयर दूसरी लेयर। तो हम एक कोर्स को जब एक बार ब्रिक्स को बिछाते हैं दैट इज द वन कोर्स, देन जब सेकंड लेयर को बिछाते हैं दैट इज द सेकंड कोर्स, हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। ओके, सो जब बॉन्डिंग की बात करें तो ये जो थिकनेस होती है दैट इज, हम ब्रिक वॉल की थिकनेस को मेंशन करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो वॉल हमारी कहलाएगी दैट इज द वन ब्रिक वॉल। सो भले यहाँ पे ब्रिक्स दो यूज हुए हैं, लेकिन हम जब हम लेंथ वाइज जो ब्रिक्स को रखते हैं तो उस वाली मेंशंस को हम लोग ब्रिक की वॉल को थिकनेस से डिफाइन करते हैं। सो ये जो प्लान है दैट इज द वन ब्रिक थिक वॉल, दिस इज द 1.5 ब्रिक थिक वॉल, दिस इज द 2, देन द 2.5। सो अभी जो आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1.5 से ज्यादा हम लोग जल्दी यूज नहीं करते हैं। इन सम स्पेशल केसेस वी आर यूजिंग 2, अदरवाइज भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब मेन चीज डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंस। तो फर्स्टली मैं आपको इंग्लिश बॉन्ड एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंग्लिश बॉन्ड में जब हम कोर्स की लेयर बिछाते हैं तो फर्स्ट अगर हम लेयर को ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारा फेसिंग है एलिवेशन साइड से, हम बिकॉज दीज आर द प्लान्स, तो अगर हम एलिवेशन प्लान से देखें तो सब हमको स्ट्रेचर्स दिखते हैं। अगर ये इसके 3D व्यूज में देखें इजिली हमको, तो ये हम सब हमको फर्स्टली एक कोर्स में जो जमीन पर बिछाया गया है, लेइंग किया गया है, दिस ऑल आर द स्ट्रेचर्स। हम जब भी बात करेंगे तो एलिवेशन के फेसेस में बात करेंगे, भले यहाँ पे प्लान है सो, बट जब बात करेंगे तो वो एलिवेशन के फेसेस में बात करेंगे। सो दीज आर द स्ट्रेचर 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 इन अ कंटिन्यू वे। अब ब्रिक्स की मशीनरी का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि उसमें वर्टिकल जॉइंट्स ना आए, यानी कि इस ब्रिक की लाइन के ऊपर अनदर कोर्स लेयर की कोई भी ब्रिक लाइन नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज को हम अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग के ब्रिक के हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि वो ब्रिक्स में वर्टिकल जॉइंट्स ना बने, डेवलप ना हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्टली उन्होंने फर्स्ट लेयर में स्ट्रेचर 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 को प्लांट किया। देन अगर हम सेकंड कोर्स की बात करें तो अल्टरनेट कोर्स जो कि इसमें हेडर, देन आफ्टर दैट क्विन क्लोजर जो कि अभी हम लोगों ने फर्स्टली पढ़ा है, देन आफ्टर दैट दे विल कंटिन्यू हेडर 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 हेडर। So you can check in the drawing easily. Here they are not mentioning H. Okay, okay, okay. So actually अगर देखा जाए तो ये फिगर के थ्रू ये गलत है. So please don't refer this. I think this one is a drawing. Okay, but you have check in the elevation. So if you check it, so this is the stretcher stretcher stretcher. Then header. Then this one is the elevation of skin closer. Then continue the हेडर। अगर वर्टिकल जॉइंट की बात करें एलिवेशन में, तो अगर इस ब्रिक लाइन पे अगर हम यहाँ पे क्यून क्लोजर ना प्लेस करके एक हेडर प्लेस करते हैं तो वो जो लाइन है उस लाइन के जस्ट ऊपर सेकंड कोर्स में ट्रांसफर होती। तो इस टाइप के हम लोग लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो देन इट्स कॉल्ड द वर्टिकल जॉइंट। तो हम इस चीज को ब्रिक मशीनरी में अवॉइड करते हैं। So these are the course basically are alternate course. तो firstly हम placing this course and then another this course. फिर after that हम again यही
सिस्टम को रिपीट करते हैं। सो दिस टाइप के सिस्टम को हम लोग बेसिकली इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। सो इस इंग्लिश बॉन्ड में बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो जो इसके कोर्सेज होते हैं, तो कोर्सेज वाइज हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड के जो कोर्सेज होते हैं उसके एक कोर्स में ही पहले हम स्ट्रेचर्स को ले करते हैं, फिर दूसरे कोर्सेज में हम लोग हेडर में करते हैं। तो अगर हम एलिवेशन वाइज देखें तो हमको एक कोर्स में स्ट्रेचर 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 दिखेगा, देन अनदर कोर्स में हमको हेडर 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 दिखेगा। सो द नेक्स्ट इज द फ्लेमिश बॉन्ड। तो अगर हम फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो फ्लेमिश बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डबल फ्लेमिश, द सेकंड वन इज कॉल्ड द सिंगल फ्लेमिश। क्या है डिफरेंस इन दोनों में? तो पहले मैं एक चीज बता दूं कि डबल फ्लेमिश में मेन बेसिकली क्या है कि जैसा बॉन्ड इंटीरियर साइड दिख रहा है वैसा ही बॉन्ड एक्सटीरियर या फिर हम कह सकते हैं दोनों फेसेस पे एक जैसा दिखता है कोर्सेज के वाइज। बट सिंगल फ्लेमिश की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज द फ्लेमिश। जब हम इंग्लिश के कंपैरिजन में बात करते हैं तो कोर्सेज में उसमें देखते हैं तो लेइंग जो होता है वो स्ट्रेचर 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 का होता है, देन हेडर हेडर का होता है। बट फ्लेमिश में ऐसा नहीं होता। फ्लेमिश के एक ही कोर्स में अल्टरनेट वे में हम बिछाते हैं। जैसे कि अगर हम इस प्लान को रिफर करें तो फर्स्टली हमने स्ट्रेचर बिछाया हुआ है, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। देन अगर सेकंड कोर्स में बात करें देन हम वर्टिकल ज्वाइंट आने के लिए स्टार्टिंग में देन डू द सम ट्रीटमेंट एंड देन आफ्टर दैट लेइंग में चेंजेस किए, देन आफ्टर दैट स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। तो अगर हम बात करें तो इंग्लिश और फ्लेमिश में बेसिक डिफरेंस है कि उसके जो कोर्सेज होते हैं वो सेम सेम होते हैं इंग्लिश के, बट जबकि फ्लेमिश के होते हैं उसके एक ही कोर्स में दोनों चीजें होती हैं, हेडर एंड स्ट्रेचर का कॉम्बिनेशन होता है। हम इसके एलिवेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, देन हेडर स्ट्रेचर हेडर, फिर अगेन यही चीज सेम स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर अल्टरनेट कंटिन्यू में पूरी। फ्लेमिश बॉन्ड का एक और पर्पस भी होता है कि हम जब कभी एक्सपोज ब्रिक वॉल बनाते हैं तो फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली कंपैरेटिव टू इंग्लिश बॉन्ड जो है वो ज्यादा एस्थेटिक और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, वो ज्यादा एस्थेटिक दिखता है, तो इसलिए हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड को भी यूज करते हैं। तो द सेम थिंग, बट जब हम सिंगल फ्लेमिश की जब बात करते हैं तो सिंगल फ्लेमिश में बेसिकली ये जो हमारा जो एलिवेशन है वो सेम नहीं होता। अगर हम देखें अगर इस तरफ की ओर से तो वन साइडेड अगर हम इसका इस तरफ के प्लान की बात करें तो इस तरफ देखें तो हेडर स्ट्रेचर, देन हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सेम थिंग इधर इस दिस साइड के हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, ऑब्वियसली दिस इज द हाफ बैक बट एलिवेशन में वो हेडर जैसा ही शो करेगा। सो ये इस तरफ से तो हमारा जो है वो फ्लैमिश है, बट अगर हम इस तरफ से बात करें अनदर साइड ऑफ द वॉल, सो दिस इज द stretcher 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 and then header header, so it's look like an English form. So this is the basic difference between double flemish and single flemish. तो बेसिकली हम सिंगल फ्लेमिश का यूज तभी करते हैं जैसे हमें एक साइड वॉल को प्लास्टर या फिर वैसा करना है, या फिर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अनदर साइड हमको एक्सपोज चाहिए और हमारे पास वॉल थिकनेस की कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम सिंगल फ्लेमिश को यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब हम डबल फ्लेमिश यूज करते हैं तो हमारे पास वॉल थिकनेस का जो ऑप्शन है लेइंग करने का वो मिनिमम जो हमको 1 ब्रिक थिक चाहिए ही चाहिए। बट जब हम सिंगल फ्लेमिश अगर करना चाहें तो हमको 1 ब्रिक थिक में सिंगल फ्लेमिश ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। सो दैट्स वाई तब उस केस में हमको वो जो है वो डबल सिंगल फ्लेमिश में हमको 1.5 ब्रिक थिक वॉल मिनिमम रिक्वायर्ड है। दैट इज द डिफरेंस। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो इंग्लिश और फ्लेमिश की, तो जो इंग्लिश बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम थिकनेस की वॉल की बात करें तो कंपैरेटिवली फ्लेमिश बॉन्ड से ज्यादा होती है। आप फ्लेमिश बॉन्ड को और ज्यादा से समझने के लिए मैंने रेफरेंस दिया है, आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि हमारे जो वॉल स्ट्रेट बन रहे हैं इट्स ओके, देन आफ्टर दैट जहाँ पे कहीं हम रूम सेपरेटर या वॉल पार्टीशन या फिर जो वॉल को मोड़ रहे हैं या टर्न कर रहे हैं, सो जो हमारे एंगल और जंक्शन और क्विंस बनते हैं उनका लेआउट कैसा होगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ब्रिक एंड अ हाफ ब्रिक या 1 ब्रिक या स्ट्रेचर बॉन्ड या 1 एंड 1 ब्रिक के साथ में। तो वो दीज आर द सम बेसिक लेआउट फॉर राइट एंगल जंक्शन एंड दीज आर द cross wall, cross bond wall, cross junction is the mention, cross junction of 1.5 brick with 1 brick cross. So these are the two layouts. So through this we can easily understand कि how can we laying the brick in the course. These are the for Flemish bond, double Flemish bond. These are the corners of the walls like right angle quoins. So कैसे हम लोग quoining corner पे हम कैसे jointing brick को ले करेंगे through this pattern we can lay the brick. Okay, so these are the some few special bond here I mentioned. So it's a very important bond.
अगर हम देखें तो ये हमारे प्रैक्टिसिंग में बहुत यूज होते हैं जब भी हमें डेकोरेटिव या आउटर में लगाना होता है. सो these are the elevations: English garden, Flemish garden, and English crossbond. And this figure is represent to the red trap bond, and this is the silver lock bond. मैं जस्ट आपको बेसिक गो थ्रू कर देता हूँ कि अगर हम इस रेड ट्रैप बॉन्ड को देखें तो बेसिकली रेड ट्रैप बॉन्ड में हम लोग बीच में एक कैविटी प्रोवाइड करते हैं. हर दो ब्रिक जो हमारे लेंथ वाइज लगे हैं उनके बीच में ये कैविटी होती है. अब मेन थिंग है कि इस ब्रिक में हम लोग जो फेसिंग करते हैं बेसिकली देखा जाए तो वो 230 115 इंटू 75, तो जो 75 होता है वो हमारा ये एलिवेशन में मार्किंग होता है. बट जब रेड ट्रैप की बात करते हैं तो जो हमारा जो फेसिंग है, जो हमारी विड्थ, वो जो हमको एलिवेशन में दिखती है, दैट इज द 115 एंड दिस इज द 75 एंड दिस वन इज द 235. तो बेसिकली अगर हमको 230 वॉल की वॉल बनानी है तो हमारा 75 दिस एंड 75 दिस, जो बीच का बचेगा दैट इज द कैविटी. सो इससे हमको फायदा ये होता है बेसिकली कि एक तो हमारा ये वॉल थर्मल में अच्छा परफॉर्म करती है, एंड देन द सेकंड थिंग जो है, अगर हम ब्रिक सेव करना चाहते हैं, अगर हमारा स्ट्रेंथ का इतना बड़ा इशू नहीं है तो ऑन दैट केस जो है ये हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स बचाती है, क्योंकि बिकॉज ये कम ब्रिक्स में ही जल्दी हाइट अचीव करती है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस वॉल. देन द सेम थिंग इज द यूजिंग इन अ सिल्वर लॉक बॉन्ड. इसमें बस एक डिफरेंस है कि एक लेयर हमारी जो है वो एलिवेशन में 115 के थ्रू होती है, देन अनदर लेयर इज द फ्रॉम 75. तो कंपैरेटिवली अगर हम सिल्वर लॉक और रेड ड्रॉप की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो सिल्वर लॉक बॉन्ड में थोड़ी ज्यादा लगेंगी कंपैरेटिवली टू रेड टैप बॉन्ड. अब बात करते हैं इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड और फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड. सो इसमें जो है हम लोग एलिवेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि कितनी कोर्स ऑफ लेयर आएंगी. तो अगर हम इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड को ध्यान से देखें तो इसमें जो ये फर्स्ट लेयर है वो रिपीट हो रही है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि जो फर्स्ट लेयर का जो डिजाइन है दैट इज रिपीट इनटू फिफ्थ लेयर, यानी कि हर पहले, फिफ्थ एंड टेंथ ऐसे हर पांचवे कोर्स पे हमारी ये रिपीट हो रही है. सो व्हाट इज द बेसिकली हेडर, देन क्लोजर, देन ऑल आर द हेडर. इन द सेकंड लेयर is the stretcher, and the third layer basically is the half bed, then continue the stretcher, then again fourth is the stretcher. तो अगर हम देखें तो ये कोर्स और ये कोर्स हर सेकंड एंड फोर्थ नंबर पे रिपीट हो रहा है, एंड फर्स्ट वाली जो लेयर है वो हमारे हर फिफ्थ लेयर पे रिपीट हो रही है, एंड जो बीच में है दैट इज द सिंगल लेयर, इट कम्स ऑन एवरी थर्ड. देखा जाए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वन सेट ऑफ द लिंक जो कि हर पांचवें नंबर से रिपीट हो रहा है. तो जब हम इस टाइप का वॉल यूज करते हैं बॉन्डिंग में, दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड. ये बेसिकली हमारे डेकोरेटिव और इन सब चीजों में ही जनरली यूज करते हैं. जनरली अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड ही ज्यादातर यूज होता है. द सेम थिंग वो हम इस थ्रू भी समझ सकते हैं, दैट इज द फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड. इसमें सेम है, इसमें अदर थर्ड लेयर नहीं ऐड है, इसमें जस्ट फर्स्ट दिस इज द ऑल थ्री स्ट्रेचर के बाद देयर इज द वन हेडर प्लेस्ड, थ्री स्ट्रेचर वन हेडर. देन सेम थिंग इधर, इसके बाद फिर हम लोगों ने वही चीज़ों को कोर्स में, ताकि वर्टिकल जॉइंट ना आए प्लेसिंग के लिए, तो फर्स्टली हमने एक हेडर के बाद देन 3/4, देन अगेन एक हेडर, और देन फिर थ्री स्ट्रेचर वन हेडर, थ्री स्ट्रेचर वन हेडर कंटिन्यू. सो दैट कॉन्सेप्ट इज कमिंग अंडर फ्लेमिश गार्डन. So these are, there are so many special bond. I have just only mentioned red trap and silver lock and English garden, Flemish garden. So there are so many techniques. So you can and search on the Google keyword. You got so many type of special bond. Even you go through these YouTube links also refer to. Okay. So next is the stone masonry. जो इस टाइप की स्टोन मशीनरी है, ये जनरली जो रॉ स्टोन हम लोगों को पहाड़ों पे देखे होंगे, तो उनके थ्रू जो हम लोग जब कभी कोई वॉल या मशीनरी क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टोन मशीनरी. अगर हम स्टोन मशीनरी के फिगर्स को देखें तो इस टाइप की मशीनरी को बेसिकली हम लोग रैंडम रबल मशीनरी बोलते हैं, रबल मशीनरी. सो अगर हम इन पत्थरों के डिजाइन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें क्या है कि जो पत्थरों का जो अरेंजमेंट है वो किसी भी तरीके का नहीं है, जस्ट जैसा पत्थर जैसा साइज मिला देन वी हैव फिक्स्ड टू थ्रू द मोल्टार. बट इसमें क्या है कि वी हैव मेंटेन द लेयर ऑफ कोर्सेस, जो कि अभी हम लोगों ने ब्रिक मशीनरी में पढ़ा. दीज आर द दे आर मेंटेनिंग द कोर्सेस. अब इसमें हम लोग जस्ट मेनली फ्यू टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली टी जो इधर मेंशन है दैट इज कॉल्ड द थ्रू स्टोन, क्योंकि क्या होता है अगर हम थ्रू स्टोन वाले पत्थर यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम जितने भी ब्रिक की वॉल की थिकनेस यूज कर रहे हैं
तो अगर हम खाली छोटे छोटे पत्थरों को दे विल ऐड और मेक अ वॉल, तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो वॉल होगी वो बीच से, अगर हम ये थ्रो स्टोन नहीं होगा तो वो वॉल जो है वो इस बीच वाले एरिया से, बीच वाले उसके सेक्शन से जो है वो फट जाएगी, वो वहां पे वो क्रैक डेवलप हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द थ्रू स्टोन। जो पत्थर इंटीरियर और एक्सटीरियर सरफेस तक सेम जाते हैं दैट इज कॉल्ड द थ्रू स्टोन इन द रबल मेसनरी। So this is the first element. The second is called the spall. जब किसी ऑड सरफेसेस वाले पत्थर को हम स्टेबल करने के लिए एक छोटे पीस को लगाते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पॉल, और ये चीज हमको जनरली सेक्शन में हमको दिखती है। So this is the another second technical term. Then the third one is very important, that is called the galleting. तो बेसिकली गैलेटिंग क्या होता है कि जब हम कोई बड़े साइज का पत्थर उसका प्रॉपर वहां पे फिक्स नहीं हो रहा हो, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कंक्रीट अपने जो मोर्टार होता है उसमें छोटे छोटे पत्थरों को दे विल ऐड इट, और उसको उसमें फिल करके इस तरीके से हम जब उसको फिक्स करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द गैलेटिंग, यानी GALLETING। कुछ स्टोन्स को हम लोग कॉर्नर पे ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट मींस कि लाइक उसको सीजर या उसके थ्रू छील देते, मतलब उसको एक तरीके से काट देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल ड्राफ्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे तीन ही चार टेक्निकल टर्म होते हैं, स्पॉल, थ्रू स्टोन एंड गैलेटिंग। तो दोनों में जो डिफरेंस है बेसिकली कोर्स और अनकोर्स दो टाइप के होते हैं। तो अगर हम इस फिगर के थ्रू देखें दैट इज टोटली अनकोर्स, हमें इसमें कहीं भी लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, बट अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो दीज आर द लेयर्स। तो इसमें हम पत्थरों को फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और देन वी मेक अ ट्राई टू मेक अ कोर्स। ओके, दीज आर द बेसिक स्टोन ड्रेसिंग। मैं स्टोन ड्रेसिंग बता दूं, हम सब ने लगभग लगभग वो 80s और 90s के एराज में वो देखा है कि घर में एक सिल होता था जिसपे हम पत्थर, जिसपे भी लोग मसाले या फिर जब तक मिक्सी का कल्चर नहीं आता तब तक उसपे हम लोग पीसते थे। इवन उसपे देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे डिजाइन्स दे हैव बीन मेक इट। तो सेम थिंग है, बस वो हमारी चीजें हाउस होल्ड की जगह कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अगर हम अपने स्टोन के पीसेस पे, बड़े बड़े ब्लॉक्स पे उनके एलिवेशन को मेंटेन करने के लिए उनके सर्फेसेस पे हम कुछ ऐसे टेक्सचर किसी एक डिजाइन में जब हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टोन ड्रेसिंग, स्टोन को सजाना है फिर। तो उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स को, पत्थरों को यूज करते हैं, जैसे लाइक चीजल, हैमर, एवरीथिंग। So here there are some few type of texture are drawn on the stone, और उनको हम क्या बोलते हैं वो ये लिखा है, लाइक हैमर ड्रेस, यानी कि हैमर से ही हमने तोड़ तोड़ करके उस एजेस को ऐसा किया होता है। एक्चुअली these are the black and white image, so if you are searching on the Google so you must be got the color image, तो उसके थ्रू आप ज्यादा समझ सकते हैं। ओके, तो इसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एस्लर मेसनरी। तो दिस इज आर बेसिकली, हम पत्थरों को हम जब रेक्टेंगुलर या किसी परफेक्ट शेप में काट करके देन हम उसको मेसनरी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एस्लर मेसनरी। सो दिस इज कॉल्ड द एस्लर फाइन, दिस इज कॉल्ड द एस्लर रफ। सो रफ और फाइन में जस्ट डिफरेंस है ओनली पत्थरों के टेक्सचर के, ऊपरी एक्सटीरियर के टेक्सचर्स का। अगर हम इस स्टोन को देखेंगे तो देयर वी गॉट अ वेरी स्मूथ एंड फिनिश टेक्सचर, बट हियर इज द रफ एंड बहुत ही मतलब लाइक नॉट इवन सरफेसेस इन ऑन द एक्सटीरियर फेसेस। इस वाले की बात करें तो दैट इज द क्वेरी फेस, यानी कि इट्स ऑल लेवल ऑफ ग्लॉसी। अगर हम इसकी बात करें तो हमने बड़े बड़े पत्थरों को ऐसा ब्लॉकिंग वाइज प्लेस किया हुआ है। दिस वन इज द फेसिंग, कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक साइडेड में ब्रिक्स होता है ना, अदर साइड हम स्टोन को प्लेस करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ कॉल्ड द एस्लर फेसिंग। एंड दिस इज कॉल्ड द एस्लर चैम्फर्ड, यानी कि हम कॉर्नर या उस जगह पे जब इस तरीके से पत्थरों को प्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड द एस्लर चैम्फर्ड। ओके, सो अनदर मेसनरी टाइप जो कि अभी वेरी न्यूली कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, वैसे तो ओल्ड है बट इसको मॉडर्न तरीके से हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज टेक्निक इज कॉल्ड द रैमलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम लोग वॉल में कोई ब्लॉक या एलिमेंट प्लेस करने के बजाय हम सॉइल को ही कंप्रेस्ड करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड द रैमिंग। तो इस टेक्निक को ही प्रॉपर जब वॉल खड़ी हो जाती है दैट वॉल इज कॉल्ड द रैम्ड अर्थ वॉल या रैम्ड अर्थ कंस्ट्रक्शन टेक्निक। So it's basically a low tech construction process. It's very economic to build and it's a very suitable for hot and cold, मतलब it's a very suitable for the very high temperature और low temperature, दोनों के लिए ये suitable है। क्या एडवांटेज है बेसिकली इसमें? सबसे पहले एडवांटेजेस कि हमारा वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम लगता है। देन इसमें हमको कुछ रिसोर्सेज बच जाते हैं, रिसोर्सेज लाइक एग्रीगेट्स, इस सब चीजों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है।
देन अनदर थिंग, जब हमको फ्यूचर में कभी रिसाइकल करना हो तो अर्थ कैन इजिली रिसाइकल्ड हो सकती है। देन अनदर इज अ टेक्निकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये थर्मल मास के लिए, हमारे लिए हॉट क्लाइमेट के लिए अच्छा है। ओके, देन सो मेनी टेक्निकल प्रॉपर्टी। देन फिर इट्स अ लोड बेयरिंग, थोड़ा सा हमको टर्माइट और अदर पेस्ट को लेकर के कंसर्न रखना पड़ता है वॉल को। देन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट्स लेबर इंटेंसिव टू बिल्ड विच मेक्स देम रिलेटिव एक्सपेंसिव। बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो हमारे लेबर्स का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा प्ले है। देन सेकंड थिंग, इस तरीके के वॉल में जनरली हमको जो अदर टाइप्स के हमारे जो एलिमेंट्स फिक्स करते हैं लाइक डोर विंडोज, तो उसके लिए कारपेंटरी स्किल काफी थोड़ा हाई चाहिए। देन रैमिंग इटसेल्फ इज रिलेटिवली टाइम कंज्यूमिंग, यस। बेसिकली ब्रिक और इन सब की बात करें तो उसमें उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है जितना मशीनरी में, जितना हमारा रैम डर्थ के कंस्ट्रक्शन में होता है। और देन अनदर थिंग, बहुत ही हाई फिजिकल है, मतलब बहुत ही मेहनत लगती है मैनुअली। ओके, तब उसमें फर्स्ट थिंग कि हमको जिस अर्थ को रैम करना होता है उसके लिए हमको सबसे पहली चीज सॉइल को आइडेंटिफाइड करना पड़ता है, और देयर आर सम टेकिंग ऑफ फ्यू टेस्ट जो कि हम उसके सॉइल के पार्टिकल साइज को टेस्ट करने के लिए करते हैं। सो देयर आर टू टेस्ट, these are tests are common in the SCEB block also. So first one is the drop test and second one is the jar test. तो drop test basically क्या होता है कि हम वेट मिट्टी थोड़ा सा एक हार्ड ऐसा बनाते हैं, देन उसको ऊपर से छोड़ते हैं और देन देखते हैं कि वो जमीन पे जब गिरती है देन इट्स किस टाइप का उसका टेक्सचर, यानी कि वो अलग अलग फैलती है या फिर एक ही जगह इकट्ठा होती है, हार्ड हो जाती है। तो उसके थ्रू देन वी आइडेंटिफाई द सॉइल। देन फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन की बात करें तो इट्स टोटली सेम एज अ लाइक लो राइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। हम बेसिकली कंक्रीट का स्ट्रिप फाउंडेशन जैसा ही इसमें यूज करते हैं। देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द फॉर्म वर्क। हमें उस वॉल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसके दोनों फेसेस में हमको इस तरीके से फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड होता है थ्रू द इमेज। So we need a shutter, some bolting process, some other supporting racking, soaring वगैरह. We have required some wedges for the formwork. Then after that we start the ramming process. So basically ramming क्या होता है कि जो हमारा वो वॉल का एक पर्टिकुलर स्पेस बनता है, ये शटरिंग, इसके अंदर हम प्रॉपर उस सॉइल को फिल करते हैं और देन मैनुअली उनको वो प्रेस करते हैं। हाउ मच वी कंप्रेस, तो अगर जनरली बात करें तो हम 15 सेंटीमीटर तक फर्स्टली फिल करते हैं और देन जो कंप्रेस करते हैं वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि लमसम 1/3 पार्ट हम लोग कंप्रेस करते हैं। देन आफ्टर दैट जब हम वो हटाते हैं फॉर्मवर्क को, रिमूव करते हैं जो हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो हमारे इस तरीके के सम कुछ केसेस में लाइंस या फिर कुछ ऐसे ऑड इवन सरफेस रह जाते हैं या फिर कुछ होल्स रह जाते हैं। तो उस केसेस के लिए हम लोग, वैसे तो प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट अगर इफ यू वांट देन यू डू फ्रॉम द वन साइडेड, तो प्लास्टरिंग और थोड़ी बहुत रेंडरिंग, थोड़ा बहुत टचिंग, थोड़ा सा उसमें सॉइल फिल हम करते हैं फॉर द प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग के लिए। So these are the combination. Sorry, this is the sheet of the comparative analysis. The main important thing is कि अगर हम किसी बिल्डिंग में जब हम environment saving की बात करते हैं तो the important thing is the embodied energy. तो अगर हम रैम डर्थ कंस्ट्रक्शन टेक्निक की देखें तो सबसे लो है रैम डर्थ कंस्ट्रक्शन. That is the good point of the any building material or any sustainable building material. अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होती है कंक्रीट की, बट यहाँ पे 0.75 मेंशन है. So this is for the concrete, but हम कंक्रीट में सीमेंट और अदर मटेरियल भी यूज करते हैं, सैंड. तो अगर हम सीमेंट की यहाँ पे अगर देखें तो इट्स अ नियर अबाउट 5.28 और 4.51, सो इट्स अ वेरी हाई जो फ्लाई ऐश यूज करते हैं तो और सीमेंट यूज करते हैं. सो दिस इज ओनली फॉर कंक्रीट, बट एम्बॉयडर्ड एनर्जी की बात करें तो उसमें तीनों चीजें ऐड होती हैं. ओके, so this is the classification for the we are using silt, clay or sand in our render technique. Okay, these are the some few for colored beautiful मतलब beautiful photographs of the earth wall. So आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये रेड कलर्स और ये कैसे मेंशन हो गए. तो ऐसा होता है कि इफ अगर आपको कुछ ऐसा टेक्सचर चाहिए तो हम अल्टरनेट लेयर्स के बाद वी आर फिलिंग सम फ्यू पिगमेंट फ्यू कलर्स इन द दैट वॉल. तो उसके थ्रू हमको सम वेव पैटर्न या फिर सम कुछ मूवमेंट बेसिस पे पैटर्न यू कैन इजीली ड्रॉ ऑन द रैमड अर्थ टेक्निक.
these are my references. I have taken major of the part of from the Mackey. It's a very a base book, or we say it's a common book in architecture. Then another thing is the course from I've taken a structure form and architecture, the synergy course offered by swam.gov.in. Thank you so much. Please like my video, and please subscribe my channel for my upcoming videos and upcoming updates. And if you want this lecture on, on soft copy on a PDF format, so you can just check the link. I have pasted the link of my presentation, the caption. Thank you so much.